गुणधर्म होते हैं वो हमेशा किस पर डिपेंड करते हैं? विलेय के मोलों पर। अणुसंख्या गुणधर्म हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं। कल भी मैंने बताया था आपको कि ये कितने प्रकार के होंगे? 4। पहला जो होगा ये होगा विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। जो विलायक होगा, मान लीजिए हमारे पास जो विलायक होंगे, विलायक जिसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सॉल्वेंट बोलते हैं, है ना? जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, का आपेक्षिक अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी। इसको थोड़ा समझते हैं बेटा। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना? यहाँ इसको समझ लीजिए, होता क्या है इसमें? ये कहता है कि जो विलायक है, जो क्या है? विलायक है, इसके वाष्प दाब में कुछ कमी आ जाती है, अपेक्षित कमी आ जाती है, ठीक है ना? और उसी को कहा जाता है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। अवनमन से मतलब होता है बेटा यहाँ पर कमी से, है ना? और मैंने वाष्प दाब आप लोगों को बताया है किस प्रकार से होता है ना? वाष्प दाब किस प्रकार से आता है। तो पहला पहला हमारे पास है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। दूसरा यदि हम इसमें देखेंगे तो ये कहता है विलायक के हिमांक का अवनमन। जो विलायक है, जो विलायक पदार्थ है, उसमें भी क्या होगा? उसका हिमांक, हिमांक जानते हैं आप लोग? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, है ना? फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ बेटा? किसी चीज को जमाना। हम्म यहाँ पर हम कह सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है जमने से, है ना? जैसे फ्रीज होना। तो ये देखो यहाँ पर क्या है? जो सॉल्वेंट है, हमें समझना ही क्या है? जो सॉल्वेंट है, विलायक है, विलायक है, और उसके हिमांक में कमी आना, जो फ्रीजिंग पॉइंट है, कमी आना, है ना? हिमांक में कमी आना। अब हिमांक में कमी किस प्रकार से होगी? मान लीजिए हमने कहा पानी कितने डिग्री पे जमता है? मान लीजिए हमने कहा पानी जनरली हम कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। तो ये पानी कितने में जमने शुरू हो जाए? ये और कम टेम्परेचर पर जमना शुरू हो जाए, है ना? उसके जो हिमांक है 0 डिग्री सेल्सियस से और कम पे जमना शुरू हो जाए, या 5-6 डिग्री पर जमता था और पहले ही जमना शुरू हो जाए, है ना? तो उसे कहते हैं हिमांक में कमी आना, वो टेम्परेचर और कम कर दे, ठीक है ना? उसके बाद है विलायक के क्वथनांक का उन्नयन। देखो सारे के सारे विलायक है इसमें। ये विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है ना? विलायक के हिमांक में कमी आ जाती है, और विलायक के क्वथनांक में उन्नयन। देखो यहाँ पर उन्नयन है, उन्नयन का मतलब यहाँ पर बढ़ने से, ठीक है ना? और क्या अगर बढ़ता है? बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक क्या होता है बेटा? कोई बता सकता है क्वथनांक किसे कहते हैं? क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट हो पानी के उबलने का निश्चितता। हाँ, जब इस पर ताप पर पानी उबलता है ना? ये तो घरेलू भाषा है हमारे पास, है ना? घर में हम ऐसे कहते हैं कि जिस ताप पर कोई पानी क्या होना उबलने लग जाएगा तो उसका क्या कहलाएगा? क्वथनांक होता है ना? लेकिन जो केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं बेटा कि जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। माना कोई हमारे पास क्या है? द्रव है, और उसका जो क्या होगा? वाष्प दाब होगा, वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो उस समय वो क्या क्या द्रव क्या करने लग जाता है? उबलने लग जाता है, और इसी को बोलते हैं वाष्प दाब, है ना? इसको क्या बोलते हैं? क्वथनांक, सॉरी, इसको क्या बोलेंगे? क्वथनांक। ये क्वथन का अंक है। क्वथ का मतलब होता है यहाँ पर उबलने से, क्वथ और अंक, ठीक है ना? क्वथ, क्वथन अंक कह सकते हैं उसको, क्वथन अंक।
यानी कि जिस ताप पर, जिस अंक पर वो क्या होने लगेगा, उबलने लगेगा, उसे बोलेंगे क्वथनांक, है ना। जिस ताप पर, ये सिंपल भाषा है इसकी कि क्वथनांक क्या हुआ। तो हम कह सकते हैं कि क्वथनांक जिस ताप पर क्या होगा, कोई द्रव क्या होने लगेगा, उबलने लगेगा, तो ये क्वथनांक हो जाएगा। तो हम इसको क्या कहेंगे, क्वथनांक। तो ये तो है, समझ में आ गया। इसमें भी क्या होना, उन्नयन। पहले उबलता था 10 डिग्री पर, अब उबलने लग गया 20 डिग्री सेल्सियस पर। इसके उसमें तो क्वथनांक में क्या हो गया, वृद्धि हो गई, है ना, उन्नयन हो गया। और तीसरा है इसमें, चौथा है इसमें, विलयन का परासरण दाब। जो विलयन है उसका परासरण दाब, ठीक है ना। तो देखो, हमने क्या कहा कि जो अणुसंख्या गुणधर्म है वो क्या है, या इसको कहते हैं आणविक द्रव्यमान की गणना, है ना। तो ये एक लाइन लिखी हुई है कि जब एक अवाष्पशील विलेय विलायक में डाला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, घटता है। और विलयन ये कह रहा है कि विलयन के कई गुण वाष्प दाब के अवनमन से संबंधित है। और वो कौन कौन से हैं, ये चार है ना, ये चारों के चारों हमारे पास है। और ये सभी जितने हैं बेटा, ये जितने गुण हैं, ये जितने गुण दिखाई दे रहे हैं, ये सभी गुण क्या होते हैं, विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या, जितने कुल कण है उसमें, है ना, तथा विलेय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, है ना। और ये क्या कहता है कि न कि विलेय के कणों की प्रकृति पर। ध्यान रखना, क्या है, उनकी संख्या पर निर्भर करता है, उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों पर निर्भर करता है। विलेय के कण कितने, विलेय के कणों पर निर्भर करता है, कणों पर निर्भर रहता है, न कि प्रकृति पर। जो उसकी प्रकृति है उस पर नहीं रहता बेटा, ध्यान रखना, प्रकृति पर नहीं रहता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं इससे, है ना। तो किस पर निर्भर करता है, विलेय के कणों पर, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता बेटा, उनके नेचर पर निर्भर नहीं करता। तो ऐसे गुणों को हम क्या कहते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं, ठीक है ना, अणुसंख्यक। और अणुसंख्या, जो अणुसंख्या है कोलोगेटिव है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। और जिसमें क्या होता है, जिसमें को, जो CO है, को का अर्थ होता है एक साथ, और लीगर का अर्थ होता है आवर्धित, एक साथ जुड़ना। तो ये है अणुसंख्यक गुणधर्म। इसमें पहला पॉइंट है बेटा हमारे पास, ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में किस प्रकार से कमी आएगी, तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो इसकी परिभाषा ये है, देखो, कि मान लीजिए ये कहता है कि किसी विलायक का विलयन में वाष्प दाब, जो हमारे पास कोई विलायक है, हमने लिया और उसमें हमने क्या किया, विलयन में देखा कि विलयन में उसका वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। पहले इस लाइन को समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई विलायक हमारे पास है, विलायक हम ले लेते हैं H2O। हमने क्या लिया बेटा, विलायक H2O, है ना, H2O एक विलायक है। और हमने विलयन लिया। विलयन कब होता है, जब विलेय प्लस विलायक मिलते हैं। देखो, हमने एक विलायक H2O लिया, अलग ले रखा है, और हमने विलयन भी लिया। विलयन का मतलब जिसमें विलेय भी होगा और विलायक भी होगा, है ना, दोनों, तभी तो विलयन कहलाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि किसी विलायक का, मान लीजिए विलायक था हमने, और ये कह रहा है कि विलयन में, इस विलयन में देखो, है ना, इस विलयन में वाष्प दाब, जैसे हमने इसको वाष्प देखा, विलयन में वाष्प दाब क्या होगा, विलायक के वाष्प दाब से कम होगा, इसके वाष्प दाब से कम होगा। माना इसका वाष्प दाब है 200 mmHg,
मान लीजिए इसका वाष्प दाब क्या है 200 mmHg, किसका? शुद्ध विलायक का। और इसका कितना हो जाएगा? इसका वाष्प दाब होगा 150 mmHg, मान लीजिए, मान रहे हैं, है ना, mmHg। यहाँ पर क्या है, विलयन में इसका वाष्प दाब कम है, लेकिन वैसे शुद्ध अवस्था में क्या है, अधिक है। यही तो कह रहा है कि शुद्ध अवस्था में, जो जब शुद्ध अवस्था में था अलग था, विलयन में नहीं था, तो उसका वाष्प दाब ज्यादा था। और जैसे इस विलयन में आया तो वहां पर उसका वाष्प दाब क्या हुआ, कम हुआ, है ना। और इसी को कहा गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि किसी विलायक का शुद्ध विलयन, किसी विलायक का विलयन में वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। और राउल्ट ने सिद्ध किया था कि वाष्प दाब में अवनमन केवल विलेय के कणों की सांद्रता पर निर्भर करता है। विलेय की किस पर निर्भर करता है? विलेय की सांद्रता पर, ठीक है ना, विलेय के कणों की सांद्रता पर, न कि उनकी प्रकृति पर, उनके नेचर पर कोई क्या नहीं करता है, इसमें निर्भर नहीं करता है। तो ये था बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना, किस प्रकार से आएगा। तो यहाँ हमने क्या कहा, रिलेटिव का मतलब किस प्रकार से लेना है, इसके फॉर्मूले को देखा जाए तो किस प्रकार से बन सकता है कि मान लीजिए यहाँ पर हमने इसका फॉर्मूला जनरेट करते हैं ना, कि माना हमने सॉल्वेंट लिया, ठीक है ना, विलयन में लिया, तो यहाँ पर देखो बेटा कि यदि हम विलयन में देखते हैं किस प्रकार से कमी आएगी, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, ये आएगा पी नोट माइनस पी अपॉन पी नोट, और इज इक्वल टू क्या होना है, इज इक्वल टू एक्स विलेय। ये फॉर्मूला बनेगा इसका, है ना, विलेय की सांद्रता इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पर किस प्रकार से देखो, हम इस फॉर्मूले को कैसे निकालेंगे, जो हमने यहाँ पर निकाला है, ये एक्स विलेय है, ये फॉर्मूला किस प्रकार से आएगा, देखो यहाँ हम लेंगे विलयन के वाष्प दाब, विलायक के वाष्प दाब एवं मोल अंश के मोल अंश से संबंध स्थापित करते हैं। देखो जो हमने कहा कि मान लीजिए दो अलग अलग पदार्थ लेते हैं, यहाँ पर P1 P2 लेते हैं, है ना, कैसे, जैसे P1 का मतलब प्रेशर 1, P1 का मतलब प्रेशर 1, है ना। तो हमेशा जो प्रेशर होता है वो किसके समानुपाती होता है बेटा, ये होता है हमेशा मोल प्रभाज के, है ना, मोल प्रभाज के समानुपाती। यहाँ पर P1 लिया हमने, तो P1 किसके समानुपाती होगा, X1 के। लेकिन जब हम इसको हटाते हैं तो P1 इज इक्वल टू क्या होता है, P नोट 1 इंटू X1, या PA भी लिख सकते हैं हम इसको, इसको क्या लिख सकते हैं, PA भी लिख सकते हैं। तो PA लिखेंगे, यदि वन सॉल्यूशन को देखेंगे तो PA इंटू यहाँ पर XA लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले किया था, PA नोट और XA, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। अब यदि देखेंगे तो कहता है कि विलायक के वाष्प दाब में अवनमन, माने वाष्प दाब में कमी कैसे होगी, कि शुद्ध, पहले शुद्ध अवस्था में क्या होगा, यहाँ पर जो कमी है हम कैसे निकालते हैं, देखो विलायक के वाष्प दाब में अवनमन, मान लीजिए विलायक के वाष्प दाब में अवनमन था डेल्टा PA, ये है, तो PA डेल्टा PA बराबर क्या होगा, कैसे निकालेंगे बेटा PA, डेल्टा PA कैसे निकालेंगे, क्योंकि किसका होता है ज्यादा वाष्प दाब, किसका ज्यादा होता है, शुद्ध अवस्था में या विलयन का, किसका होता शुद्ध अवस्था में। है, बिल्कुल, विलायक की शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब ज्यादा होता है और विलयन का क्या होता है, कम, ठीक है ना। तो डेल्टा P बराबर क्या होगा, डेल्टा PA इज इक्वल टू हमारे पास होगा P नोट A, जो P नोट A क्या हुआ, इस शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब है, और इसमें से क्या घटा देंगे, जो ज्यादा होगा उसमें से तो कम को घटाया जाता है, PA, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, शुद्ध अवस्था में। और इस PA बराबर क्या है, PA बराबर हमने ये निकाला अभी, वैल्यू हमने अभी निकाली, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर यहाँ पर PA नोट माइनस क्या आएगा,
पी ए नोट और एक्स ए, ये वैल्यू हमने निकाल दी, है ना। ये वैल्यू हमारे पास आ गई किसके लिए, जो हमारे पास क्या था, यहाँ पर डेल्टा पी था। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसमें से एक कॉमन ले सकते हैं। देखो ये कॉमन आ सकता है पी ए, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, पी ए नोट कॉमन लिया, यहाँ पर आएगा 1 माइनस एक्स ए, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, है ना। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू कितना होता है, बताओ बेटा, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू कितना पढ़ा था, कोई बच्चा बता दो। विलयन का जो मूल प्रभाज होता है वो कितना होता है, ये बहुत बार आएगा बेटा अभी इसमें, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू, अरे कैसे बच्चे आप लोग, एक, ये तो पढ़ा था हमने, कई बार पढ़ा। और यहाँ पर हम निकालेंगे तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स बी इज इक्वल टू होता है 1 माइनस एक्स ए, क्योंकि यहां से क्या होगा, जब हम हमें निकालना एक्स बी, तो इधर से इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, माइनस में चला जाएगा। इसी फॉर्मूले से, देखो इस फॉर्मूले से आया। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारे पास आया 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी, इसकी जगह हम एक्स बी रख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा कि जो डेल्टा पी है, पी ए, ठीक है ना, डेल्टा पी ए है, वो क्या होगा, वो बराबर आ गया हमारे पास पी ए नोट इंटू एक्स ए, एक्स बी सॉरी, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स बी, ये आ गया, है ना। और इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो सकता है, यहाँ पर आएगा डेल्टा पी ए अपॉन एक्स, नहीं सॉरी, यहाँ पर पी नोट ए, है ना, बराबर एक्स बी, ऐसा लिख सकते हैं। और यही हमारे पास फॉर्मूला, देखो ये फॉर्मूला आ गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको डेल्टा पी को हम क्या लिख सकते हैं, जो डेल्टा पी होगा, डेल्टा पी बराबर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा पी ए नोट माइनस पी, ये तो है डेल्टा पी, है ना। और अपॉन क्या आएगा, देखो पी ए नोट और इज इक्वल टू एक्स बी, ये फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले को हमने शुरू में लिखा, ठीक है ना, शुरू में मीन्स यहाँ पर लिखा था, एक्स बी ले लिखा, इसको पी ए, हमने ए तो लिखा है इसमें, है ना, यहाँ ए लिखा, लेकिन ए लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ सकती। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया बेटा, है ना। इस फॉर्मूले को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हैं खींच लो, क्योंकि बार बार जरूरत पड़ेगी इसकी। हो गया। अब हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ तो हमने ए के हिसाब से लिखा, लेकिन हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी नोट माइनस पी अपॉन पी नोट और इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स विलेय आएगा, ये विलेय की मात्रा आएगी। ए को हमने विलायक माना था और ये हमने ले मान लिया। इस प्रकार से हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, जिस फॉर्मूले के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, और क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि वास्तव में जो अवनमन होगा, अपेक्षित अवनमन, किसी के रिलेटिव किया ना, शुद्ध अवस्था में विलयन की अवस्था को घटा देंगे, तो इसका जो अनुपात होगा, ये विलयन का वास्तव है और ये क्या है, शुद्ध अवस्था में, इनमें जो अपेक्षित अवनमन होगा उसके मूल प्रभाज के समानुपाती होगा, है ना। देखो ये देखो, राउट ने सिद्ध किया था कि वास्तव में अवनमन केवल विलेय के कणों की सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो हम इसके विलेय के कणों की सांद्रता पर निर्भर मानेंगे, ठीक है ना। इसको हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर होगा
होगा पी नोट माइनस पी अपॉन पी नोट इज इक्वल टू एक्स ए एक्स बी, है ना। एक्स बी का मतलब बिले की संख्या। तो देखो जिसमें बिलियन में कई आवासशील विलेय होते हैं और उसके वास्तव आपका अवनमन विभिन्न, देखो विलेय के मोल अंश के योग के बराबर या योग पर निर्भर करता है, ठीक है ना। ये आ गया। अब देखो बेटा यहाँ पर एक उस फॉर्मूले को और आगे बढ़ाने का क्या हो सकता है। हमने लिया, क्या किया था हमने, पी नोट माइनस पी अपॉन पी नोट, मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ, है ना, ए वाला फॉर्मेट नहीं ले रहा हूँ। और यहाँ पर हमने लिया इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, एक्स ले रहा हूँ। एक्स बी का मतलब यहाँ पर विलेय से, है ना, एक्स बी का मतलब क्या है, विलेय से। तो थोड़ा हमें विलेय की फॉर्मेट में देखना है। तो यहाँ पर देखो एक्स बराबर क्या होता है हमारे पास, एक्स को हम किससे दिखाते हैं बेटा, कोई बच्चा बताओ, एक्स को हम किससे दिखाते हैं, किसी को नहीं मालूम। मोल प्रभाज को किससे दिखाते हैं, एक्स से। हाँ ये तो पूछ रहा हूँ मैं। मोल जो प्रभाज होता है बेटा उसको हम दिखाते हैं एक्स से, ठीक है ना। मोल प्रभाज को किससे दिखाते हैं, एक्स से, ठीक है इसे। और इसका मात्रा क्या होता है, कुछ नहीं सर। हाँ इसका मात्रक नहीं होता है, ध्यान रखना, क्योंकि अनुपात में आता है, इसका मात्रक नहीं होता है, ठीक है, इसका मात्रक नहीं होता है, ये ध्यान रखेगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मोल प्रभाज का मात्रक कितना होता है ना, ये तो इसका मात्रक नहीं होता। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, ऐसे तो लिख सकते मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या, ये विलेय के मोल बटे विलेय के मोल भी ऐसे भी लिख सकते हैं, विलेय के मोल बटे विलयन के मोल, मोलों की संख्या, है ना। इनका जो अनुपात होता है विलयन के मोलों की संख्या, विलयन हमेशा ध्यान रखना बेटा, विलयन के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ठीक है ना। यहाँ दो प्रकार की चीजें हैं। अब हमने क्या करना है, विलयन जहां भी आएगा, विलयन का मतलब क्या होता है, विलेय प्लस विलायक, ठीक है ना। ये एक्स का मान हम निकालना चाह रहे हैं, देखो ये एक्स है। तो यहाँ सिंपल क्या आएगा, विलेय मोल कैसे निकालते हैं, विलेय, इसको यदि हम एन से दिखाएं, स्मॉल एन से दिखाएं, और इसको स्मॉल एन और कैपिटल एन से दिखाएंगे, किसको, देखो विलेय को हमने दिखाया स्मॉल एन से, है ना। बिलियन में क्या किया, बिलियन में क्या है, विलेय प्लस विलायक, ये मोल है, एन का मतलब मोल की संख्या, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो विलेय के मोल होते हैं, विलेय के मोल हमेशा क्या होते हैं, मोल की परिभाषा क्या होती है बेटा, मोल को हम किस रूप में तोड़ सकते हैं, जो मोल है, हाँ विलेय के ग्राम में मात्रा बटे हाँ अणुभार। बिल्कुल, यहाँ पर होगा विलेय की ग्राम में मात्रा, ठीक है, और बटे में विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, जो विलेय का अणुभार होगा, है ना। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ भी सेम कंडीशन वैसी होगी, यहाँ पर विलेय के ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार, फिर इसमें भी वही होगा, विलेय में विलायक की, यहाँ पर विलायक हो जाएगा, विलायक की ग्राम में मात्रा बटे विलायक का अणुभार, इसके लिए भी ऐसे आएगा, है ना। थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए हम उसको छोटा कर देते हैं। देखो माना विलेय की ग्राम में मात्रा हम स्मॉल डब्ल्यू से दिखाते हैं, है ना, और विलेय का अणुभार हम दिखाते हैं एम से, कैपिटल एम से, ठीक है। ये दिखाने पे हम, है ना, इन्होंने तो W1 W2 दिखा रखा है, हम ऐसे दिखाते हैं, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो हम अपनी तरफ से मान भी सकते हैं। तो इसका मतलब स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, ये किसके लिए हो गया, ये आ गया हमारे पास यहाँ पर, जो स्मॉल एन यहाँ पर है ये विलेय के लिए हो गया। अब हमें चाहिए विलायक के लिए, तो विलायक प्लस विलायक के लिए लेंगे, तो विलायक के लिए क्या करते हैं, थोड़ा अंतर करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं एम डैश, है ना, एम डैश ले लेते हैं।
अब यदि इस फॉर्मूले को देखेंगे तो क्या होगा, स्मॉल w अपॉन कैपिटल M, और यहाँ पर आएगा स्मॉल w अपॉन कैपिटल M प्लस कैपिटल W अपॉन M। ये क्या था बेटा, ये हमारे पास किसके लिए आया, ये आया मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। किसके लिए आया, विलेय का मोल प्रभाज। लेकिन एक कंडीशन क्या कहता है, यहाँ पर एक कंडीशन आती है बेटा कि मान लीजिए विलयन जो है क्या है, अतितनु है। विलयन क्या है बेटा, अतितनु। अतितनु का मतलब बहुत ज्यादा डाइल्यूट है। तो उस समय क्या होता है, जो विलेय की मात्रा होती है विलायक की तुलना में बहुत कम होती है। एक एग्जाम्पल से ऐसा समझते हैं इसको, कैसे, मान लीजिए आप घर में जूस बना रहे हैं, है ना, और आपने क्या किया, तनु कैसे करते हैं, पहले तनुता समझते हैं। जूस में क्या होता है, एक हम जैसे आजकल हम बुरांस का जूस, आप लोग ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बुरांस का जूस है ना, बुरांस हमने लिया, उसका जूस बनाया, और जूस हमने बना करके रखा हुआ है, एक बर्तन में रखा हुआ है ना। तो हम क्या करते हैं, एक गिलास में थोड़ा सा जूस लेते हैं, मान लीजिए हमने इतना जूस लिया और बाकी पानी भर दिया, तो ये हमने डाइल्यूट कर दिया, इसको क्या कर दिया, तनु कर दिया। ये तनु समझ में आ रहा हो, तनु तो समझ में आ रही होगी कि थोड़ा सा हमने बुरांस का जूस लिया यहाँ से इतनी मात्रा में, और बाकी पानी भर करके पिलाते हैं हम लोगों को, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, उसको डाइल्यूट करके पिलाते हैं, इसे कहते हैं तनु, तनुता। ये हुआ तनु। यहाँ क्या है, ये सांद्र है। ये कैसे है, जो बुरांस का जूस हमने बना रखा है वो सांद्र है, लेकिन हमने थोड़ा सा इसमें बुरांस का जूस लिया और उसमें पानी मिला दिया और एक गिलास बना करके किसी को पिला दिया, तो हमने उसको तनु करके पिलाया, यानी कि डाइल्यूट करके पिलाया। लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा बुरांस का जूस कम बचा हुआ था हमारे पास, हमने यहाँ से 3 या 4 बूंद इस पानी में डाला, है ना। इस मान लीजिए एक गिलास में डाला 3 4 बूंद। अब समझ रहे हो, 3 4 बूंद की बात कर रहा हूं मैं, और बाकी पानी से भर दिया उसको। तो जो उसको पीने वाला होगा उसको क्या लगेगा, उसको क्या लगेगा, क्या पिलाया इन्होंने, उसमें तो पता ही नहीं लगेगा, वो क्योंकि बहुत कम मात्रा में है ना, अति तनु है। इसको क्या बोलेंगे, अति तनु। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर 2 3 बूंद आपने इसमें पानी में डाला, उसमें पता ही नहीं लगा पानी था या जूस था, है ना। तो यहाँ पर जब क्या कोई चीज अति तनु होती है, तो हम क्या मानते हैं, वो नगण्य के बराबर है, वो कुछ नहीं, है ना। हम कहेंगे पानी पिलाया उन्होंने, क्योंकि उनको पता नहीं लगा, एक बूंद डाला, माना आपने एक बूंद डाला उसमें, तो पता नहीं लगा इसमें जूस था, है ना। वो क्या है, अति तनु। तो उस जो अति तनुता वाला एक बूंद पड़ा वो क्या है, नगण्य है। तो ऐसे ही ये कहता है कि यदि माना अति तनु विलयन है, अति तनु विलयन का मतलब क्या हुआ, अतुतन विलयन का मतलब होगा कि जो विलेय की मात्रा है वो कुछ भी नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो यदि अति तनु है, तो यहाँ पर जो n है, n इज मोर लेस देन कैपिटल N, यानी कि यदि क्या होगा, इस कैपिटल N की तुलना में विलेय के कण बहुत कम है, तो उसको हम क्या मानेंगे, नगण्य मानेंगे, छोड़ देंगे इसको, है ना। तो यहाँ पर x बराबर क्या होगा, x बराबर आएगा स्मॉल w अपॉन कैपिटल M अपॉन क्या आएगा, कैपिटल W अपॉन M डैश, ये आएगा बेटा, क्योंकि ये हमने विलेय के कण अब छोड़ दिए, क्योंकि ये अति तनु विलयन है ना। और इसको हम कैसे लिखते हैं, ध्यान रखना कि जो ऊपर की संख्या है उसको वैसे लिख लो, और जो नीचे की संख्या ये वाली, इसको उलट दो। उलट देने का मतलब जो नीचे है ऊपर लिख लो उसको, M डैश अपॉन क्या आएगा, कैपिटल W, इस प्रकार से, है ना। तो ये किसके लिए है, अति तनु विलयन के लिए। अब ऐसी दशा में देखो, ये तो हमने यहाँ तक कर लिया, है ना, ये तो समझ में आ गया होगा आपको किस प्रकार से आना है। हमने मोल प्रभाव निकाल दिया। अब एक काम हम और करते हैं, देखो इस वैल्यू को यहाँ रख लेते हैं। देखो हमने क्या निकाला, पी नोट पी अपॉन पी नोट इज इक्वल टू क्या था, एक्स विलय था। तो हमने तनु विलयन के लिए हमने x बराबर निकाला, तो x बराबर क्या है हमारे पास, जो x है
x बराबर आया स्मॉल w अपॉन m इंटू m डैश अपॉन कैपिटल W। ये हमने कैपिटल W, है ना, ये इस प्रकार से x की वैल्यू आ गई, x मिलेगी। इस वैल्यू को हम यहाँ रख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा P नोट P अपॉन P नोट, और इस इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर हम इस वैल्यू को रख लेंगे स्मॉल w अपॉन W इंटू क्या आएगा m डैश। ये हमारे पास क्या होगा बेटा, वास्तव में आपेक्षिक अवनमन के लिए आ जाएगा, ठीक है ना, जहां पर क्या होगा, स्मॉल w विलेय की ग्राम में मात्रा, कैपिटल M जो है विलेय का अणुभार, और यहाँ पर m डैश क्या होगा, जो m डैश है, m डैश क्या होगा, विलायक का अणुभार होगा, और इसमें क्या आएगा, ये आएगा विलायक का ग्राम में मात्रा। तो ये हो गया बेटा हमारे पास फॉर्मूला किसके लिए, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है ना, किस प्रकार से वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो सकता है। इससे एक क्वेश्चन ये है, ये कहता है देखो, यदि हम इसमें देखेंगे एग्जांपल है कि मान लीजिए किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 100 बार है। क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये कह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास कोई हमारे पास क्या है, किसी ताप पर जो है शुद्ध पदार्थ हमारे पास है, और उसमें देखेंगे कि बेंजीन का वाष्प दाब कितना है, ये दिया हुआ है ना, 100 बार है, और 2 ग्राम, यहाँ पर क्या कर रखा है, 2 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अपघट्य ठोस को 78 ग्राम बेंजीन, है ना, मोलर द्रव्यमान दे रखा है 78 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, तो प्राप्त विलयन का 50 बार, है ना, वाष्प दाब 50 बार है, तो ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, है ना, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए शुद्ध बेंजीन है ना, और यहाँ पर हमने ले रखा शुद्ध बेंजीन, ये देखो इसमें शुद्ध बेंजीन हमने लिया। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता होगा बेटा, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता होगा, ये मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि बार बार हमें जरूरत पड़ेगी। C6H6। बिल्कुल, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, और इसको ऐसे भी बनाया जाता है, बेंजीन रिंग के रूप में बनाया जाता है, ये भी बेंजीन है, ये भी क्या है, बेंजीन है, इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, है ना, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, चित्र ऐसे बनता है इसका। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हम बेंजीन लिया और फिर हमने इसको गर्म किया। जब हम गर्म करते हैं, गर्म करने पर क्या होता है, इसमें वाष्प दाब उत्पन्न होगा, देखो ना यहाँ, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 100 बार है, तो हमने क्या किया, इसको गर्म किया, और गर्म करने पर हमने क्या किया, इसका वाष्प दाब चेक किया, तो क्योंकि अभी बेंजीन ही है और कुछ नहीं इसमें मिला, तो शुद्ध बेंजीन है ना, पी नोट, यहाँ पर हम बेंजीन भी लिख सकते हैं, C6H6 लिख सकते हैं, है ना। हमने कहा शुद्ध अवस्था में कैसे दिखाते हैं, जब नोट लगाते हैं ऊपर, ठीक है ना, तो हमने कहा बेंजीन का वाष्प दाब कितना है, हमने क्या कहा, बेंजीन का वाष्प दाब कितना है शुद्ध अवस्था में, 100 बार है। ठीक हो गया, इतनी बात तो समझ में आ गया, हमने शुद्ध अवस्था में इसको गर्म किया और हमने देखा इसका, है ना। अब हमने क्या किया इसमें, देखो ये कह रहा है कि 2 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अपघट्य ठोस को 78 ग्राम बेंजीन में, देखो इस बेंजीन की जो मात्रा है, बेंजीन की मात्रा कितनी है, यहाँ पर ये कह रहा है कि 78 ग्राम, अब बता रहा है कि 78 ग्राम लिए, क्या लिया 78 ग्राम, और इस 78 ग्राम में हमने क्या किया, 2 ग्राम क्या करा किया, कोई अवाष्पशील विद्युत अपघट्य डाला, कोई विलेय डाला, 2 ग्राम विलेय डाला इसमें, कितना था ये, बेंजीन कितना है 78 ग्राम, यहाँ पर यदि देखोगे तो कितना ग्राम डाला हमने, 2 ग्राम हमने विद्युत अपघट्य डाला, तो ये जो 2 ग्राम विद्युत अपघट्य है बेटा, वो क्या है, ये है विलेय, जो कम मात्रा में होता है विलेय, है ना, विलेय कम मात्रा में,
ये जो 78 ग्राम बेंजीन है ये क्या है, विलायक है। इसका पता है हमें ये बेंजीन है, ये वाला इसका पता है हमें कि बेंजीन है, लेकिन इसका पता नहीं है, ये कह रहा है कि कोई विद्युत अपघट्य है। तो इसको हम क्या करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू लिख लेते हैं। बिल्ली की जो ग्राम में मात्रा है वो कितनी है, 2 ग्राम। इतनी बात समझ में आ रही, देखो ना, 2 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अपघट्य ठोस को 78 ग्राम बेंजीन में डाला गया। लेकिन हमें ये तो पता है कि 2 ग्राम डाला, लेकिन क्या डाला हमें कुछ नहीं मालूम, पता नहीं क्या चीज है ना, NaCl है या कुछ और चीज है, हमें नहीं मालूम है ना, उसके बारे में हमें मालूम नहीं, लेकिन हमें मालूम है कि कुछ ना कुछ विद्युत अपघट्य पदार्थ हमने ठोस डाला इसमें, है ना, विलेय डाला। और विलाय क्या हुआ, विलाय की ग्राम में मात्रा, विलाय क्या है इसमें, बेंजीन है, ये हमें पता है कि बेंजीन हमें पता है, बेंजीन की मात्रा कितनी है, बेंजीन की ग्राम में मात्रा है 78 ग्राम। अब यहाँ पर देखो, बेंजीन का मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है, मोलर द्रव्यमान यदि दिया हुआ नहीं होता तो हम क्या करते, इसको हमने m डैश माना हुआ था ना, मान लीजिए उन्होंने नहीं दिया होता तो हम क्या करते, बेंजीन का निकाल देते, C6H6। कितना आएगा बेटा इसका द्रव्यमान, देखो एक कार्बन, यहाँ पर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, एक कार्बन का अणुभार कितना होता है, कार्बन का अणुभार कितना होता होगा, 16। नहीं, ऑक्सीजन का 16 होता है, याद करो, 12। 12, गुड, 12 होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो, और प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा, ये 6 हाइड्रोजन है, 1। 1, ठीक है ना। अब देखो 12 छक्का 72 प्लस 6 कितना हुआ, 78। बिल्कुल वही दे रखा है ना उन्होंने। मान लीजिए यहाँ पे नहीं दिया होता है तो हम निकाल भी सकते थे, है ना, हमें याद रहना चाहिए, कार्बन का होता है 12 और ये 6 कार्बन है तो 12 छक्का 72 हो जाएगा, है ना। हाइड्रोजन का होता है 1, 6 हाइड्रोजन है तो 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 78। क्लियर, इतनी बात हो गई। अब हमने क्या किया, 2 ग्राम घोला इस 78 ग्राम बेंजीन, है ना, घोला गया, प्राप्त जो विलयन हुआ, ये जो विलयन हमने बनाया 78 ग्राम बेंजीन में और 2 ग्राम उसमें डाल करके, फिर हमने इसको गर्म किया, शुद्ध अवस्था में तो पहले गर्म किया, फिर हमने इसको गर्म किया और फिर वाष्प दाब चेक किया। यहाँ पर गर्म करने पर फिर वाष्प दाब बढ़ेगा, और वाष्प दाब कितना हुआ, 50 बार हुआ। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब होगा पी, नहीं सॉरी, विलयन की अवस्था में जो क्या होगा वाष्प दाब होगा उसको बोलते हैं पी। तो पी बराबर कितना आ गया, पी बराबर आ गया, वो कह रहे हैं कि 50 बार होगा, विलयन का जो ये होगा 50 बार। भाई इतनी सारी चीजें हमने पढ़ पढ़ के यहाँ क्वेश्चन को पढ़ा और उसको देखा। अब कह रहा है देखो ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, जो ठोस है बेटा, ये जो 2 ग्राम है इसका मोलर द्रव्यमान क्या होगा, मोलर द्रव्यमान होता है m, ये क्वेश्चन मार्क है, ये पूछा हुआ उन्होंने। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, P नोट माइनस P अपॉन P नोट इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, x पढ़ा था, लेकिन हमें x नहीं लिखना है यहाँ पर, तनु तनु विलयन के लिए हमने क्या किया था, स्मॉल w अपॉन m इंटू m डैश अपॉन कैपिटल W, ये लिखा था, है ना। अब देखो बेटा शुद्ध अवस्था में पी नोट कितना दे रखा है, 100 बार। अब बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं, 100 माइनस क्या करना है, ये देखो पी, तो पी कितना दे रखा है 50, बटे में क्या कर देंगे 100, बराबर वो वैल्यू रखनी क्यों, स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू 2 ग्राम। अब इसके बटे में क्या आएगा, कैपिटल एम, ये पूछा हुआ है, ये नहीं मालूम है हमें कितना है, इनटू क्या होगा, एम डैश कितना है 78, ठीक है ना। और नीचे क्या आ जाएगा, देखो कैपिटल डब्ल्यू कितना है 78, ठीक है ना। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, देखो 78 से 78 कैंसिल, क्योंकि गुणा में है कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, यानी कि 100 में से 50 गया तो कितना बचेगा, 50 बटे 100, ठीक है ना, बराबर क्या आएगा, 2 बटे m।
अब इस m को हम यहाँ ले जाएंगे, देखो इसके 50 के पास, ये 50 आ जाएगा इस m की जगह पर, तो यहाँ पर आएगा m, और ये देखो बेटा m बराबर क्या आएगा, 2 बटे, अब 50 हो जाएगा, लेकिन ये 100 कहाँ जाएगा, इस 2 के साथ गुणा हो जाएगा, गुणा किया जाएगा, 50 का दोनों गुना कितना होता है 100, m बराबर m डैश बराबर क्या हो गई, m डैश हो जाएगा, है ना, इसको m डैश करना बेटा, ये m डैश है, नहीं m है ओनली, m डैश नहीं, सॉरी ये तो विलायक का है ना, तो ये m डैश नहीं m है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 दूने 4, तो ये क्या आएगा, 4 क्या होगा उसका, उसका मोलर द्रव्यमान होगा, ठीक है ना, उस जो हमारे पास पदार्थ है, उस ठोस पदार्थ है, उसका मोलर द्रव्यमान कितना हुआ, 4 हो जाएगा, इसका आंसर 4 आएगा, ग्राम प्रति मोल, है ना, ये आ जाएगा, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो इस क्वेश्चन को देखो बेटा, ये दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, इसको करो तो, ये भी सेम है वैसे, ये मैंने कुछ बनाने की कोशिश की, इनको किस प्रकार से बनाया जा सकता है, करो बेटा इसको। इसको करना है बेटा फटाफट, है ना, ये मान के चलेगा कि 4 पार्ट हमारे हैं, और इस सप्ताह हम कोशिश करेंगे ये पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाए, यानी कि ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है, फिर इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, और रिवीजन भी करना है, फॉर्मूले से लेकर के सारी चीजें निकालनी है आप लोगों ने। सोमवार में हम अच्छा खासा टेस्ट ले लेंगे आप लोगों का, न्यूमेरिकल भी आएंगे, उसमें बहुत सारी चीजें, ओके बेटा, हो गया होगा बेटा, इसके बाद जो अगला चैप्टर है बेटा, वो बहुत मजेदार होने वाला है ना, बहुत मजेदार चैप्टर है, हो गया बेटा, बहुत सिंपल है,
यदि यहाँ पर देखोगे, यदि आपने पूरा समझ लिया होगा तो बहुत आसान भी है। देखो कैसे होना है, हमने सिंपल फॉर्मूला लिखना है। देखो पहले हमें देखना है क्या क्या चीजें हमारे पास है ना। शुद्ध व्यंजन का वाष्प दाब है 200 बार, तो शुद्ध व्यंजन क्या होगा, शुद्ध व्यंजन को हम बोलते हैं पी नोट, है ना। पी नोट कितना या यहाँ पर हम C6H6 लिख सकते हैं, है ना। ये है 200 बार, ठीक है। फिर कहता है अवाष्पशील, ये देखो ये जो हमारे पास विलेय की मात्रा होती है उसको स्मॉल डब्ल्यू मान देते हैं, ये आएगा 0.1 ग्राम हो गया, है ना। फिर क्या कहता है बेटे को 13 ग्राम बेंजीन, यानी कि कैपिटल डब्ल्यू इसमें ले लेंगे, है ना। इसकी वैल्यू होगी 13 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर देखो फिर मोलर द्रव्यमान इसका, इसको हम एम डैश लिखते हैं, एम डैश विलेय का मोलर द्रव्यमान एम डैश, हाँ, है ना। एम डैश कितना हुआ 78 ग्राम है ना। उसके बाद कह रहा है गोला गया, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब कितना है 100 बार, जो विलयन प्राप्त हुआ उसका वाष्प दाब P इक्वल टू कितना दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 100 बार दे रखा है, ठीक है। अब पूछा क्या है, मोलर द्रव्यमान क्या होगा ठोस का, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास m इज इक्वल टू पूछा हुआ है, तो वही फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या है, P नोट P अपॉन P नोट इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल w अपॉन कैपिटल M इंटू कितना आएगा m डैश अपॉन कैपिटल W। यहाँ पर हमें सारी वैल्यू पता है, हम क्या करेंगे, देखो 200 में से हम क्या करेंगे 100 घटा देंगे, क्योंकि ये देखो P नोट इतना है, P इतना है, ठीक है ना। और बटे में क्या कर देंगे, P नोट लिखा हुआ 200, है ना, बराबर देखो स्मॉल w की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.1 ग्राम, और कितना दे रखा है देखो, अब m की वैल्यू कितनी दे रखी है, m हमें पूछा हुआ है, नहीं मालूम हमें, यहाँ पर इंटू का चिन्ह आएगा, फिर गुणा का चिन्ह आएगा, और m डैश कितना दे रखा है 78 दे रखा है ना। और ये दे रखा है 13, तो देखो ये कितना हो रहा, 13 का पहाड़ा पड़ोगे तो 13 दूनी 26, 13 तेरह 39, 13 चौक 52, 13 पंच 65, 13 का 78, देखो 6 टाइम कटा। यहाँ पर देखोगे तो ये क्या होगा, 200 में से यहाँ कितना बचा 100, और नीचे कितना बचा 200, है ना। और बराबर क्या आ जाएगा, आएगा 0.01 अपॉन m, है ना, इंटू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ देखो 2 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गए, यानी कि कितना बचा, ये हमारे पास आएगा, नेक्स्ट स्टेप आएगा 1/2 बराबर कितना आएगा 0.1 इंटू 6 अपॉन कितना आ जाएगा m। हमें m चाहिए तो m को यहाँ ले जाएंगे, 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो m बराबर कितना आ जाएगा, m बराबर हम 2 का गुणा यहाँ आना है ना, तो m हो गया, इसके साथ यहाँ गुणा कर देंगे, यानी कि 0.1 इंटू 6 इंटू 2, 6 दूनी 12, और इसको एकम 12 कम 12, यानी कि 1.2 ग्राम पर मोल, मोल इनवर्स, इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो ऐसा कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन और देते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों ने स्क्रीनशॉट खींच लो बेटा इसका ना, थोड़ा छोटा तो आ रहा है लेकिन क्या करें।